नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुमित एकेडमी में। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सीटेट के प्रीवियस ईयर के पेपर के बारे में। इसके पहले हम सीटेट के पेपर डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सीटेट का 15 नंबर का पेपर। ठीक, इसके पहले 14 पेपर हम डिस्कस कर चुके हैं। आप लोग वीडियो देखना है तो हमारे चैनल पर जाकर आसानी से देख सकते हैं। उसके अलावा अगर आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप सोवित एकेडमी पर जाकर आसानी से लोड कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम सॉल्व करेंगे जो आपका सीटेट का 15 नंबर प्रैक्टिस सेट है उसको, यानी कि प्रीवियस ईयर का पेपर। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके अलावा अगर बता दें, आप लोग अगर प्रीवियस ईयर के पेपर सारे सॉल्व कर लेते हैं और आपको सारे क्वेश्चन पता है तो मान के आपका 30 नंबर का पेपर आता है, उसमें से 25 प्लस मार्क आपके आसानी से आ जाते हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। पौधों में मादा जननांग के भागों को व्यवस्थित क्रम में लिखना है। ठीक है, जो मादा आपके भाग होते हैं उन्हें व्यवस्थित क्रम में लिखना है। तो देखिए, पहला ऑप्शन दिया गया अंडाशय, वर्तिकाग्र, वर्तिका एवं पुष्पासन। दूसरा दिया गया वर्तिका, वर्तिकाग्र, अंडाशय एवं पुष्पासन। उसका सी ऑप्शन देखिए दिया गया है अंडाशय, वर्तिका, पुष्पासन एवं वर्तिकाग्र। और डी ऑप्शन देखिए दिया है वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय एवं पुष्पासन। तो जो सही ऑप्शन में निकल कर आता है आपका हो जाता है डी, यानी कि सबसे पहले आता है वर्तिकाग्र, उसके बाद वर्तिका, उसके बाद अंडाशय और उसके बाद पुष्पासन। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं नीचे लिखा भी गया है। पौधों में मादा जननांग के भागों का व्यवस्थित क्रम में निम्न है। सबसे पहले वर्तिकाग्र आता है, उसके बाद वर्तिका आती है, उसके बाद अंडाशय आता है, उसके बाद पुष्पासन आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैल्सिनेशन कौन प्रदर्शित करता है? किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उससे अगर ऑक्साइड बन जाए तो वही कहलाता है आपका कैल्सिनेशन। तो यहाँ पर देख सकते हैं MgCO3, उसके बाद MgO प्लस CO2। यहाँ पर देख सकते हैं 2Ag प्लस 2HCl और O गिव्स आउट 2AgCl H2O। यहाँ पर भी देखिए ZNO बनता है, यहाँ पर बनता है ZNO प्लस SO2। तो जो ऑक्साइड बनता है यहाँ पर बनता है पहले में, इसलिए हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाता है। मैग्नीशियम कार्बोनेट को जब गर्म किया जाएगा तो MgO निकलेगा प्लस CO2 बाहर निकल जाएगी। यहाँ देख सकते हैं पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। गर्म करके धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोक्साइड को धातु ऑक्साइड में बदलना कहलाता है कैल्सिनेशन या निस्तापन। धातुओं के निष्कर्षण में ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड और कार्बोनेट अयस्कों का निस्तापन किया जाता है। मैग्नेसाइड का निस्तापन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया जाता है। MgCO थ्रू गर्म करते हैं तो MgO प्लस CO2 में टूट जाता है। ठीक है, इस प्रकार मैग्नीशियम ऑक्साइड यहाँ पर बन जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी रंगहीन गैस लेड एसीटेट पेपर को काला कर देती है? SO2, Cl2, H2S या Br2। तो जो सही ऑप्शन इसमें आपका निकल कर आता है हो जाता है सी, यानी कि H2S। ठीक, यहाँ पर देख सकते हैं नीचे लिखा भी गया है। हाइड्रोजन सल्फाइड H2S एक रंगहीन गैस है। यह गैस लेड एसीटेट पेपर को काला कर देती है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं इसका रिएक्शन भी दिया गया है। लेड एसीटेट CH3COO का होल ट्वाइस Pb प्लस H2S ये क्या कर देती है? लेड सल्फाइड जो काला उछेप देती है तथा हमें एस्टिक अम्ल CH3COOH प्राप्त हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न यौगिकों पर विचार कीजिए। BF3, IF7, CO2 और PCl5। इन यौगिकों में इलेक्ट्रॉन स्नेही कौन सा है? ठीक है, पहला दिया गया, पहला, दूसरा, तीसरा चारों हैं, फिर पहला और दूसरा सिर्फ हैं, फिर तीसरा चौथा सिर्फ है। उसके बाद अगला ऑप्शन दिया गया है पहला, तीसरा और चौथा है। तो जो सही ऑप्शन इसमें आपका निकल कर आता हो जाता है ये भी सही है, ये भी सही है, यानी कि चारों ऑप्शन आपके सही हो जाते हैं, यानी कि पहला ऑप्शन आपका सही हो जाता है। यहाँ नीचे देख भी सकते हैं। वह अभिकर्मक अणु या धनावेशित आयन जो इलेक्ट्रॉन युग्मग्राही का कार्य कर सकता है इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक या इलेक्ट्रॉन स्नेही कहलाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन स्नेही न्यून इलेक्ट्रॉन धनायन या अणु होते हैं। जैसे यहाँ देख सकते हैं नीचे दिया गया है, ये हमारा BF3 दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं PCl5 दिया गया है, यहाँ पर CO2 दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा नाभिक स्नेही यौगिक अपक्रिया के लिए सबसे अधिक क्रियाशील है? ठीक है, तो हमें देखिए पहला दिया है, दूसरा दिया है, तीसरा दिया, चौथा। तो उसमें जो पहला ऑप्शन निकल कर आता है वो आपका यहाँ पर
सही हो जाता है। ये अभिक्रिया के लिए अधिक क्रियाशील है। यहाँ देख सकते हैं नीचे लिखा भी गया है। वह यौगिक योग अभिक्रिया जिसमें कार्बनिक अणु के कार्बन ऑक्सीजन युग्म बंध पर नाभिक स्नेही अभिक्रमक का योग होता है, नाभिक स्नेही योग अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है। पी नाइट्रोबेंजल्डिहाइड। ठीक, यहाँ पर देख सकते हैं नाभिक स्नेही यौगिक अभिक्रिया के लिए सबसे अधिक क्रियाशील है। इसे हम क्या कहेंगे? पी नाइट्रोबेंजल्डिहाइड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आवर्त सारणी के एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर सबसे पहले विद्युत ऋणात्मक के मान में कमी आती है, परमाणु त्रिज्या में वृद्धि होती है। उसके बाद आयनन एंथैल्पी के मान में कमी आती है। उसके बाद अगला ऑप्शन दिया गया है ए बी सी तीनों सही है। इसमें हमें कौन सा ऑप्शन सही है बताना है, ओनली बी सही है या ओनली ए सही है। तो जो सही ऑप्शन में आपका निकल कर आता है वो हो जाता है ये भी सही, ये भी सही, यानी कि तीनों ऑप्शन आपके सही हो जाते हैं। यहाँ नीचे देखते हैं तीनों सही हमारे पहले में, यानी कि ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। यहाँ नीचे देख भी सकते हैं, यहाँ लिखा गया है आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने की ओर तत्वों की विद्युत ऋणात्मकताएं नियमित रूप से घटती हैं क्योंकि परमाणु त्रिज्याएं क्रम से बढ़ती हैं। किसी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर जैसे जैसे तत्वों का परमाणु क्रमांक बढ़ता जाता है वैसे वैसे तत्वों की परमाणु त्रिज्याएं भी बढ़ती जाती हैं। किसी वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर आयनन एंथैल्पी के मान में भी कमी आती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? अवरक्त, किरणें, सूक्ष्म तरंग या परासर्व तरंगे। तो जो सही ऑप्शन में निकल कर आता है आपका हो जाता है डी, यानी कि परासर्व तरंगे जो है आपकी वो विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं, बाकी ये भी हैं, ये भी हैं, ये भी हैं। तो जो सही ऑप्शन आपका हो जाता है यहाँ पर डी निकल कर आता है। यहाँ नीचे देख भी सकते हैं लिखा गया है वे तरंगे जिन्हें संचरण के लिए भौतिक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, जो निर्वात में भी संचरण कर सकते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे कहलाती हैं। जैसे गामा किरणें, पराबैंगनी किरणें, अवरक्त तरंगे, सूक्ष्म तरंग आदि परासर्व तरंगे हैं। 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाली तरंगों को परासर्व तरंगे कहते हैं। इन्हें मनुष्य के कानों द्वारा नहीं सुना जा सकता, परंतु जानवर जैसे कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ आदि इसे सुन सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी के चुंबकीय भूमध्य रेखा पर नति कोण का मान होता है 180, 0 अंश, 45 अंश या 90 अंश। तो जो सही ऑप्शन इसमें आपका निकल कर आता है हो जाता है यहाँ पर बी, यानी कि 0 अंश। ठीक है। यहाँ देख सकते हैं नीचे लिखा भी गया है किसी स्थान पर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज तल के साथ जितना कोण बनाता है उसे उस स्थान का नति कोण या नमन कोण कहते हैं। पृथ्वी के भौगोलिक ध्रुवों पर नमन कोण का मान 90 अंश तथा भूमध्य रेखा पर 0 अंश होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डेसिबल है एक वाद्य स्वरक, एक वाद्य यंत्र, शोर का तरंग दैर्ध्य, ध्वनि स्तर की एक माप। तो जो सही ऑप्शन इसमें निकल कर आता है आपका हो जाता है डी, ध्वनि स्तर की एक माप। डेसिबल क्या है? ध्वनि स्तर की एक माप है। यानी देख लीजिए नीचे लिखा भी गया है डेसिबल ध्वनि स्तर की एक माप है। इससे ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। 80 डेसिबल से अधिक तीव्रता की ध्वनि प्रदूषण कहलाती है, जो कानों पर विपरीत प्रभाव डालती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किरचॉफ धारा का नियम किसके संरक्षण पर आधारित है? इनमें से कोई नहीं, संवेग, द्रव्यमान या आवेश। तो जो सही ऑप्शन में निकल कर आता है आपका हो जाता है डी, यानी कि आवेश। किरचॉफ का नियम जो आवेश संरक्षण पर आधारित है, यहाँ देख सकते हैं लिखा भी गया है। इस नियम के अनुसार किसी परिपथ की ओर आने वाली धाराओं का योग उस परिपथ से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर संधि है, इधर I1 आ रही है और I2 आ रहा, बाहर निकल रही है I5, I4 एंड I3। तो जो आने वाली धाराओं का योग यानी कि आ रही थी I1 प्लस I2, ये बराबर हो जाता है जाने वाली धाराओं के योग के। तो यहाँ पर देख सकते हैं लिखा भी गया है इस नियम को किरचॉफ का संधि नियम कहते हैं, किरचॉफ का बिंदु नियम और किरचॉफ का प्रथम नियम भी कहते हैं। किरचॉफ का धारा नियम आवेश संरक्षण पर आधारित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। m द्रव्यमान के एक कण की गतिज ऊर्जा E है, इसका संवेग होता है √2me, 1/2me, 2me, √1/2me। तो जो सही ऑप्शन इसमें निकल कर आता है आपका हो जाता है ए, यानी कि √2me। यहाँ देख सकते हैं नीचे दिया भी गया है
गतिज ऊर्जा बराबर होता है आपका 1/2 mv² और संवेग होता है p बराबर m/v। तो E बराबर 1/2 mv² होता है, तो यहाँ से अगर v निकाला जाए तो v² हो जाएगा 2e/m और यहाँ पर v बराबर हो जाएगा √2e/m। अब v का मान समीकरण 2 में अगर हम रख दें तो p बराबर हो जाएगा m √2e/m। इस प्रकार यहाँ पर देख सकते हैं, अगर m हम बाहर काट दें तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा √2em²/m और आखिरी में हमारे पास निकल कर आ जाएगा p बराबर √2me। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कॉपर ऑक्साइड पायराइड का संधारण किया जाता है, इनमें से कोई नहीं, चुंबक विधि के द्वारा, फेन प्लोन विधि के द्वारा या गुरुत्वीय विधि के द्वारा। तो सही ऑप्शन में निकल कर आता है आपका सी। यहाँ देख सकते हैं फ्लेन उत्प्लोन विधि के द्वारा। यहाँ पर देखिए कॉपर पायराइड CuFeS2 कॉपर का मुख्य अयस्क है। इस अयस्क का संधारण फेन प्लोन विधि के द्वारा किया जाता है। यहाँ देख भी सकते हैं, इस विधि में सल्फर अयस्क को बारीक पीस कर जल से भरे हुए एक टैंक में डाल दिया जाता है और उसमें थोड़ा चीड़ का तेल और पोटेशियम एथिल जिंथेट मिलाकर वायु की तेज धारा प्रवाहित की जाती है। ठीक है, उसका देखिए सल्फाइड अयस्क के कण तेल से भीग कर द्रव की सतह फेन झाग में एकत्रित हो जाते हैं और अशुद्धियाँ जल से भीगकर टैंक की तली में बैठ जाती हैं। सांद्रित अयस्क को अलग कर लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, इसका चित्र भी दिया गया है। यहाँ अशुद्धियाँ नीचे बैठ जाती हैं, इसे बाहर निकाल लिया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है 3 अंश कार्बन की संख्या है 2, 1, 3 या 0। तो सही ऑप्शन में निकल कर आता है आपका बी यानी कि 1। 3 कार्बन परमाणुओं से जुड़े कार्बन परमाणु को तृतीय कार्बन परमाणु या 3 अंश कार्बन कहते हैं। यहाँ देख सकते हैं लिखा भी गया है 2 मेथिल प्रोपेन 3 अंश कार्बन की संख्या 1 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित यौगिक का IUPAC नाम क्या है? सबसे पहले हमें बताना है आइसोप्रोपिल मिथिल ईथर, 1-मेथॉक्सी 1-मेथिल ईथेन, 2-मेथॉक्सी 2-मेथिल ईथेन या 2-मेथिल प्रोपेन। तो यहाँ देख सकते हैं, इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है डी 2-मेथॉक्सी प्रोपेन। यहाँ देखिए नीचे लिखा भी गया है, डी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। IUPAC नाम इसका हो जाएगा 2-मेथॉक्सी प्रोपेन। इसका साधारण नाम होता है आइसोप्रोपिल मिथिल ईथर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द बॉन्ड एनर्जी फॉर द कैटेनेशन नेक्स्ट टू कार्बन इज, मतलब कार्बन के बाद संकलन हेतु प्रबंध ऊर्जा है PNS या SI। तो जो सही ऑप्शन में निकल कर आता है हो जाता है यहाँ पर DSI। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं नीचे लिखा भी गया है कार्बन परमाणुओं में एक दूसरे से जुड़कर कार्बन परमाणुओं की लंबी खुली और बंद श्रृंखलाएं बनाने की प्रबल प्रवृत्ति होती है। किसी तत्व के परमाणुओं का एक दूसरे से जुड़कर खुली या बंद श्रृंखलाएं बनाने का गुण उसका श्रृंखलित होने का गुण कहलाता है। श्रृंखलित होने की प्रवृत्ति कार्बन में सबसे प्रबल होती है। इस गुण के कारण कार्बन के यौगिक की संख्या बहुत अधिक है। यह प्रवृत्ति सिलिकॉन में कम और जर्मेनियम में बहुत कम होती है। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं नीचे दिया भी गया है कार्बन बंध की बंधन ऊर्जा अधिक होने के कारण कार्बन में संगठित होने की प्रबलता बहुत अधिक होती है। ठीक, यहाँ पर देख सकते हैं सबकी ऊर्जा भी दी गई है। कार्बन की 85, सिलिकॉन की 53, जर्मेनियम की 45 और स्टेनियम की 36। कार्बन के बाद श्रृंखला हेतु बंध ऊर्जाएं सिलिकॉन की होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पदार्थ X के NX मोल को पदार्थ Y के 1I मोल में घोला गया। ठीक है, पहला दिया गया ऑप्शन पदार्थ X तथा Y के मोल अंशों का योगफल 1 होता है। बी ऑप्शन दिया गया है X का मोल बराबर होता है X मोलों की संख्या बटे विलेन के मोलों की संख्या। उसके बाद सी ऑप्शन देखिए यहाँ पर दिया गया है डी X मोल अंश बराबर हो जाता है NX बटे NY प्लस NY। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन निकल कर आता है आप यहाँ देख सकते हैं, सही ऑप्शन हमारा हो जाता है यानी कि ए भी हमारा सही है, बी भी सही है, उसका सी देखेंगे तो सी भी यहाँ सही है। डी ऑप्शन आपका गलत हो जाता है, यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही नहीं है। इसलिए ABC 3 ऑप्शन सही हो, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। यहाँ नीचे आप देख भी सकते हैं
विलेन के किसी घटक के मोलों की संख्या और विलेन में उपस्थित उसके सभी घटकों के मोलों की कुल संख्या के अनुपात को उस घटक का मोल अंश या मोल प्रभाज कहते हैं। यदि किसी विलेन में विलेय X के NX मोल को विलायक Y के NY में घोला गया, विलेय X का मोल अंश विलेय के मोलों की संख्या बटे विलेयन विलेय प्लस विलायक मोलों की संख्या। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं विलायक मोल क्या होता है, तो विलायक Y मोल अंश हो जाता है विलायक के मोलों की संख्या बटे विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या, यानी कि NY बटे NX प्लस NY। किसी विलेन में उपस्थित विभिन्न पदार्थों के मोल अंशों का योगफल 1 होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हार्मोन की तरह कार्य करता है, E, B, C या D? सही ऑप्शन में निकल कर आता है आपका विटामिन D। यहाँ देख सकते हैं नीचे लिखा भी गया है। विटामिन D वसा में घुलनशील एक विटामिन है जो हार्मोन की तरह कार्य करता है। विटामिन डी का मुख्य स्रोत मक्खन, दूध, कार्ड लीवर ऑयल और अन्य मछलियों की यकृत, तेल तथा सूर्य का प्रकाश है। विटामिन डी के अभाव में रिकेट्स सूखा हो जाता है। रिकेट्स एक प्रकार रोग है जिसमें हड्डियां नरम, कमजोर, लचीली और टेढ़ी हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 जगत वर्गीकरण विधि के अनुसार बैक्टीरिया और नील हरित शैवाल को सम्मिलित किया गया है। पादप में, प्रोटिस्टा में, कवक में या मोनेरा में? तो सही ऑप्शन में निकल कर आता है आपका डी, यानी कि मोनेरा में। यहाँ देख सकते हैं नीचे लिखा भी गया है। 1969 में R.H. व्हाइटेकर ने समस्त जीवों को 5 जगतों में विभाजित किया। इन 5 जगतों का वर्गीकरण कहते हैं। यह वर्गीकरण निम्नोक्त है। पहले लिखा है मोनेरा। इस जगत में सभी प्रकार के प्रोकैरियोटिक जीवों को रखा गया है, जैसे माइकोप्लाज्मा, जीवाणु एवं साइनोबैक्टीरिया, नील हरित शैवाल। उसके बाद देखिए बी जो हमारा वर्गीकरण उसे कहा जाता है प्रोटिस्टा। अब इस जगत में यूकेरियोटिक तथा एक कोश की जीवों को रखा गया है, जैसे शैवाल, प्रोटोजुआ, स्लाइम, मोल्ड आदि। उसका दिया गया फंजाई। इस जगत में यूकेरियोटिक बहुकोश की जीव सम्मिलित हैं, जिसमें पर्णहरिम अनुपस्थित होता है, जैसे कवकइष्ट आदि। उसका देखिए दिया गया पादप। ये यूकेरियोटिक बहुकोश की हरित लौक युक्त पादप होते हैं, जैसे ब्रायोफाइटा, ट्रेकियोफाइटा, जिम्नोस्पर्म या एंजियोस्पर्म। उसके बाद दिया गया है जंतु, यानी कि एनीमेलिया। इस जगत में सभी यूकेरियोटिक तथा बहुकोश के जंतु आते हैं, जैसे सभी कशेरुकी व अकशेरुकी जंतु। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा ऊतक है, फेफड़ा, अंडाशय, रक्त या वृक्क? तो सही ऑप्शन में निकल कर आता है आपका सी, यानी कि ब्लड या रक्त। यहाँ देख सकते हैं लिखा भी गया है। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है जो मुख्यतः 2 अवयव प्लाज्मा तथा रुधिर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। मानव का रुधिर उसमें उपस्थित हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंड जनन की प्रक्रिया में जो हार्मोन अधिकतम होता है उसका नाम है LH, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन या FSH? तो सही ऑप्शन में निकल कर आता है आपका ए, यानी कि LH। यहाँ देख सकते हैं नीचे लिखा भी गया है। अंड जनन की प्रक्रिया में जो हार्मोन अधिकतम होता है उसका नाम LH, यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है। महिलाओं में यह हार्मोन ल्यूटियोट्रापिन कहलाता है। महिलाओं में यह एस्ट्रोजन के साथ मिलकर अंडाशय को अंडाणु मुक्त करने के लिए, कार्पस ल्यूटियम के निर्माण के लिए तथा गर्भाशय को निषेचित अंडा को ग्रहण करने के लिए तैयार करने हेतु प्रेरित करता है। पुरुषों में यह वृषणाणुओं के विकास तथा टेस्टोस्टेरॉन के स्रावण को प्रेरित करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिप्पोकैम्पस एक है स्तनधारी, सिलेंट्रेट या प्रोटोकार्डेट या मीन? सही ऑप्शन में आपका निकल कर आ जाता है डी, यानी कि मीन। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं नीचे लिखा भी गया है। हिप्पोकैम्पस समुद्र में पाए जाने वाली मछली की प्रजाति है। इसका सिर घोड़े के समान होता है। इसके लिए समुद्री घोड़ा, सी हॉर्स भी कहते हैं इसे। ठीक है, इसमें हमने 20 क्वेश्चनों को डिस्कस किया है। 10 क्वेश्चन रह गए हैं, उसको हम अगले वीडियो में डिस्कस कर देंगे। ठीक है, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताइए कि आगे के 10 क्वेश्चन कौन लोग देखना पसंद करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए
और अगर आप इसकी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम पेज पर शोभित एकेडमी जाएंगे, वहाँ पर टाइप कर देंगे शोभित एकेडमी और आसानी से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने अभी हमारे टेलीग्राम ग्रुप को फॉलो नहीं किया है जल्दी से फॉलो कर लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमें कमेंट करके जरूर बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।